हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी इंग्लिश की क्लासेस आज से। सो आप सभी में से जो टारगेट कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी इंग्लिश को, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दें उन लोगों के साथ जो टारगेट कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी इंग्लिश के एग्ज़ाम को। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको इन क्लासेस के लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे बहुत आसानी से। अगर आपको क्लासेस ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप टेलीग्राम चैनल से डेली क्लासेस देख सकते हैं। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास का टाइम रहेगा 4 AM, यानी कि हर दिन 4 बजे जो है आपको एक नई क्लास मिलेगी एक नए टॉपिक पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको काफ़ी सारी क्लासेस दी हैं यहाँ पर, और काफ़ी सारे MCQs दिए हैं कई सारे राइटर्स पे जो आपके न्यू सिलेबस में भी हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पर। उन वीडियोस को भी आप देखते रहेंगे, उनके MCQs को भी आप देखते रहेंगे। तो अभी हम जो न्यू सिलेबस है आपका 2024 का, तो 2024 का जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। और हमारी क्लास शुरू होगी यूनिट 3 से। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश के सिलेबस में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इंग्लिश ग्रामर की हैं, तो उनके भी हम वीडियोस लेकर आएंगे, लेकिन हम उनके वीडियोस MCQ वाइज लाएंगे शुरू में, और टॉपिक वाइज अगर ला पाएंगे तो वो भी मैं देखूंगी। लेकिन यहाँ आपका लिटरेचर सेक्शन शुरू हो रहा है यूनिट 3 से, जिसमें कि यूनिट 3 है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। और लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में आपका पहला टॉपिक है रेनेसां। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रेनेसां पे वीडियो। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, वीडियो जो है वो काफ़ी डिटेल्ड है, तो आप लोग नोट्स इस वीडियो से लेते रहेंगे। सो यहाँ पर जो हमारा पहला यूनिट 3 का टर्म है वो है रेनेसां। सो रेनेसां पीरियड स्टार्ट होता है हमारा 1453 से लेकर 1660 तक। और इस पीरियड के बीच में काफ़ी सारे लिटरेचर के पीरियड्स जैसे एलिजाबेथन पीरियड है और आपका कैरोलाइन पीरियड है, प्यूरिटन पीरियड है, ये सभी भी चलते रहते हैं, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। सो रेनेसां का बेसिकली मीनिंग होता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग। और लर्निंग का एक रिवाइवल था, एक पुनर्जागरण था, पुनर्जागरण भी हम कहते हैं। सो द टर्म रेनेसां इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेनेसेंटिया। सो जो टर्म है रेनेसां ये डिराइव होता है लैटिन वर्ड रेनेसेंटिया से, जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ, रीअवेकनिंग और रिवाइवल। द टर्म रेनेसां वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिशेल। सो जूल्स मिशेल जो फ्रेंच हिस्टोरियन थे, इन्होंने इस वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया था अपनी बुक हिस्टोरिया दी फ्रांस में इन 1885 में। सो 1885 में जूल्स मिशेल ने इस वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। रेनेसां स्टार्टेड फ्रॉम 1453 विद द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय टर्क्स। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 1453, क्योंकि 1453 में जो टर्क्स थे, यानी कि जो टर्की के लोग थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पे आक्रमण करके उसको कैप्चर कर लिया था। और कॉन्स्टेंटिनोपल उस समय लर्निंग का सेंटर हुआ करता था। तो क्या होता है इस आक्रमण के बाद, इस कैप्चर के बाद, इट बिगिन फ्रॉम इटली। जो रेनेसां है उसे हम कहते हैं कि इटली से उसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि जितने भी स्कॉलर्स थे वो कॉन्स्टेंटिनोपल से कहाँ भाग गए थे, फ्लैड टू इटली अलोंग विद ग्रीक एंड लैटिन मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो जितने भी स्कॉलर्स यानी कि जो विद्वान लोग थे, जो काफ़ी नॉलेजेबल लोग थे, वो सब अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, क्योंकि पहले से जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो सब मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा होता था। मैन्युस्क्रिप्ट आप सभी जानते होंगे कि जो हाथ से लिखे हुए पत्र होते हैं उन्हें हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो अपनी जितनी भी ग्रीक लैंग्वेज में और लैटिन लैंग्वेज जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, इनमें जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स उनके पास लिखी हुई थी, उन सब को लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल से भाग जाते हैं, और भागकर कहाँ चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेनेसां की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई थी, इटली से हुई थी। कब, 13 to 14 सेंचुरी में। देन इट रीचेस टू फ्रांस एंड इंग्लैंड इन 1485। और उसके बाद इटली से रेनेसां फ्रांस और इंग्लैंड में पहुंचता है 1485 में। तो यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रेनेसां की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये कब हुई थी, कहाँ से, इटली से शुरुआत हुई थी। और कौन सी सेंचुरी में हुई थी, 13 and 14 सेंचुरी। फ्लोरेंस इटली जो प्लेस है उसका नाम है फ्लोरेंस। ज़्यादातर इटली आता है क्वेश्चंस में, तो आप इटली ध्यान में रखेंगे। सो रेनेसां की स्टार्टिंग होती है 13 to 14 सेंचुरी फ्लोरेंस इटली से। और
क्यों होती है? क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल पे टर्की जो है टर्क्स जो है वो अटैक करते हैं, इसलिए सारे स्कॉलर्स भागकर इटली चले जाते हैं। द अर्लीस्ट रेनेसा लिटरेचर अपीयर्ड इन 13 to 14 सेंचुरी इटली विद राइटिंग्स ऑफ दांते अल्जीरी एंड पेट्रार्क। सो ये जो दो इम्पॉर्टेंट इटालियन राइटर्स हैं, इनकी राइटिंग्स में जो अर्लीस्ट रेनेसा लिटरेचर है वो अपीयर करता है 13th और 14th सेंचुरी में। इसके बाद इन 15th सेंचुरी रेनेसा स्प्रेड फ्रॉम इटली टू यूरोप। तो रेनेसा इटली से यूरोप में कब फैलता है या कब आता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये कब होता है? 15th सेंचुरी में। या अगर ये क्वेश्चन आता है कि रेनेसा इंग्लैंड में कब स्टार्ट होता है, तो वो उसका आंसर भी क्या होगा आपका? 15th सेंचुरी। इन 15th सेंचुरी जोहानेस गुटेनबर्ग अ जर्मन पेंटर इन्वेंटेड लेटर प्रेस प्रिंटिंग टू यूरोप। सो रेनेसा में जोहानेस गुटेनबर्ग का नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेनेसा का मतलब ही है कि जो नई लर्निंग है, नए इन्वेंशंस हैं, उनके लिए लोगों का जागरूक होना। तो यहाँ पर जो जोहानेस गुटेनबर्ग हैं, जो कि एक जर्मन पेंटर थे, इन्होंने इन्वेंट की लेटर प्रेस प्रिंटिंग टू यूरोप। यानी कि यूरोप ने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस देखी और उस प्रिंटिंग प्रेस से कई सारी जो भी नॉलेजेबल चीज़ें थी उनको छाप कर काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचाया गया, जिससे कि क्या हुआ, जो लोग हैं उनमें जागरूकता आई और उनमें नॉलेज के लिए एक चाहत जो है उनकी वो बढ़ी। तो जोहानेस गुटेनबर्ग का नेम आपने सुना होगा, साथ में आपने विलियम कैक्सटन का नेम भी सुना होगा। सो विलियम कैक्सटन जो थे, इन्होंने भी जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके इन्वेंशन के लिए इनको जाना जाता है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का जो सेंटर है वो खोला था विलियम कैक्सटन ने। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का अगर इन्वेंशन किसने किया तो वो जोहानेस गुटेनबर्ग ने। सो कैक्सटन ने फिर एक प्रिंटिंग प्रेस खोलकर काफ़ी कमर्शियली उस प्रिंटिंग प्रेस को यूज़ किया था। The English Renaissance was a cultural and artistic movement in England during the late 15th, 16th and 17th century. So इसके बाद जो English Renaissance है, यानी कि जो इंग्लैंड में Renaissance आया, वो कब आया? लेट 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में। और ये भी एक कल्चरल और आर्टिस्टिक मूवमेंट के रूप में डेवलप होता है पूरे इंग्लैंड में। सो Renaissance spread throughout Europe in 17th century। और 17th सेंचुरी तक Renaissance पुनर्जागरण जो था, नॉलेज के लिए जो क्रेविंग थी, जो लर्निंग के लिए जागरूकता थी, वो पूरे के पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। सो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स। फादर ऑफ रेनेसा हम कहते हैं पेट्रार्क को। सो फादर ऑफ रेनेसा किसे कहा जाता है अगर क्वेश्चन आता है तो पेट्रार्क किसका आंसर होगा। और चाइल्ड ऑफ रेनेसा हम कहते हैं क्रिस्टोफर मार्लो को, इन्हें हम ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा भी कहते हैं। सो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद 3 मेजर पीरियड ऑफ रेनेसा। सो रेनेसा के 3 मेजर पीरियड कौन से हैं? सो यहाँ पर अर्ली रेनेसा है, हाई रेनेसा है और लेट रेनेसा है। सो अर्ली रेनेसा में 13 to 14 सेंचुरी का पीरियड, जहाँ पर रेनेसा इटली में था। और हाई रेनेसा 15th सेंचुरी, जहाँ से ये यूरोप और इंग्लैंड में फैला। और 16th और 17th सेंचुरी तक पूरे के पूरे यूरोप में रेनेसा फैल चुका था। इसके बाद रेनेसा के अंडर में कौन कौन सी एजेस आ जाती हैं ये हम देखते हैं। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले एलिजाबेथन एज, और उसके बाद जैकोबियन एज जो कि 1603 से 1625 तक चलती है। फिर कैरोलाइन एज 1625 to 1649, ये भी इसी के अंडर में आ जाएगी। और इसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड, या जिसे हम कह देते हैं प्यूरिटन इंटररेग्नम, सो ये भी 1649 to 1660 चली है। तो इस पूरे पीरियड में आपका रेनेसा जो मूवमेंट है, आर्टिस्टिक एंड कल्चरल मूवमेंट, वो चलता है। और कहीं ना कहीं ये जो लिटरेचर है इस पीरियड का रेनेसां से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, या जो भी राइटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे रेनेसां मूवमेंट से। सो अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ रेनेसां इन लिटरेचर पे रेनेसां का क्या इम्पैक्ट रहा। सो रेनेसां इन्हेंस्ड लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग इन अ लार्जर बेस रीडर्स। मोस्ट बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन लैटिन ड्यूरिंग रेनेसा। तो जितनी भी किताबें थी और जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखी गई रेनेसा के पीरियड में। लिटरेचर ऑफ रेनेसा इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपिंग साइंस एंड फिलोसफी। सो जो लोग थे वो जागरूक हुए लर्निंग के लिए, और साइंस और फिलोसफी और नए इन्वेंशंस की तरफ उनका जो रुझान था वो बढ़ा इस मूवमेंट के दौरान। सो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें रेनेसा के, तो ह्यूमनिज्म, फ्री थॉट, साइंस, म्यूजिक, सेल्फ अवेयरनेस एंड इंडिविजुअलिज्म, ये सभी क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स थे रेनेसा के। इसके बाद हम देखते हैं नोटेबल रेनेसा राइटर्स। सो नोटेबल रेनेसा राइटर्स में दांते, पेट्रार्क
पेट्रार्क और मिकावेली इटालियन राइटर्स हैं जो कि बहुत फेमस थे इटली में उस वक्त। और पेट्रार्क के जो डिसाइपल हैं जियोवानी बोकाशियो, इनका एक वर्क था डिकामेरॉन, जिसने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दी रेनेसा राइटर्स को, और जिस वर्क से काफ़ी सारे प्लॉट्स जो हैं रेनेसा लिटरेचर में काफ़ी सारे राइटर्स ने डेवलप किए। सो डिकामेरॉन इज़ द वर्क जिसने इंस्पिरेशन दी बाकी रेनेसा राइटर्स को, और जिस वर्क से काफ़ी सारे जो प्लॉट्स हैं लिटरेचर में डिराइव हुए हैं। सो इसके साथ ही मैंने एक लिस्ट बना दी है इम्पॉर्टेंट रेनेसा राइटर्स की। हालांकि इस पीरियड के दौरान जितने भी राइटर्स थे, भले वो क्रिस्टोफर मार्लो हो, विलियम शेक्सपियर हो, एडमंड स्पेंसर हो, वो सभी रेनेसा राइटर्स ही कहे जाएंगे, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स जिन्होंने कुछ डिफरेंट किया रेनेसा पीरियड। रेनेसा का मतलब ही है कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग, लव फॉर लर्निंग, लव फॉर साइंस, फिलोसफी एंड लिटरेचर एंड इन्वेंशन। तो जिन्होंने कुछ नया, कुछ हट कर किया, वो फेमस राइटर्स जो हैं उनकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पर बना दी है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये फेमस राइटर्स थे रेनेसा पीरियड के। सो रेनेसा पीरियड के जो फेमस राइटर्स में से सबसे पहले दांते अल्जीहरी हैं जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी। उसके बाद सर थॉमस मैलोरी जिन्होंने ला मॉर्टे डी आर्थर लिखा था। विलियम काक्स्टर, इनको हम जानते हैं प्रिंटिंग प्रेस के लिए, जो कि इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी 1475 में। इसके बाद रोजर अशकाम, जिनको हम टॉक्सोफिलस और द स्कूल मास्टर के लिए जानते हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात है इनकी कि ये एलिजाबेथ जो क्वीन थी उनके ट्यूटर भी रह चुके हैं रोजर एशकम। इसके बाद हैं थॉमस नॉर्टन एंड सैकविल, इनका नाम भी आपने सुना होगा क्योंकि जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है गोरबोडक, और जिसका सबटाइटल है फेरेक्स एंड पॉरेक्स, जो कि 1561 में आई थी, उसके राइटर हैं थॉमस नॉर्टन एंड सैकविल। इसके बाद अर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड हैं जिन्होंने ट्रांसलेट किया था वर्जिल की एनियड को। और इसके बाद सर थॉमस याट हैं, इन्होंने जो पेट्रार्कन सोनेट्स हैं उनको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद विलियम टाइंडल का नेम भी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। और इसके बाद थॉमस मोर का नाम भी आपने सुना होगा, इन्होंने यूटोपिया लिखी थी 1516 में। इसके बाद नेक्स्ट है निकोलस उदाल, जिनका वर्क राल्फ रोइस्टर डोइस्टर, जो कि फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है, वो आई थी 1553 में। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रेनेसा राइटर्स। सो यहाँ पर मैंने आपको एक डिटेल टॉपिक देने की कोशिश की रेनेसा पे, और आपको इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखने हैं इस टॉपिक से। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि रेनेसा की स्टार्टिंग कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, कौन सी सेंचुरी में हुई थी, और कब उसकी स्टार्टिंग फिर यूरोप और इंग्लैंड में हुई थी। तो ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। दूसरा, ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसा हम किसको कह रहे हैं, फादर ऑफ रेनेसा हम किसको कह रहे हैं, और रेनेसा के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। सो इससे आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही एलटी के फॉर्म को लेकर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप Q&A सेशन वाले वीडियो के नीचे डाल दें, ताकि जब भी मुझे समय हो तो मैं एक और Q&A सेशन 2 करके आपके लिए वीडियो बना दूं। इससे क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और आपके कमेंट्स के जो आंसर हैं वो भी मैं दे पाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।